एमए प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर के विद्यार्थियों, कल मैंने अपना वीडियो डाला था कौटिल्य अर्थशास्त्र पर या कौटिल्य पर, और मैंने कौटिल्य के कुछ बातों का उल्लेख किया था। मैं उस समय, कल जो हमने अपनी बात खत्म की थी, उस समय कौटिल्य के राजा के कर्तव्य पर विशेष जोर दिया था। कौटिल्य राजा के कर्तव्य पर विशेष जोर देता है, अधिकारों पर कम बात करता है। कौटिल्य का कहना है कि वही राजा अधिकार पाने का अधिकारी है जो अपने कर्तव्यों का पूरा पालन करता है। कौटिल्य राजा को या नायक को या राज्य के नेतृत्व को बिना कर्तव्य के अधिकार देने के पक्षधर नहीं है। यह अद्भुत सिद्धांत है। पहले कर्तव्य करिए, फिर अधिकार की मांग करिए। कौटिल्य अपने राज्य के नागरिकों से भी यह अपेक्षा करता है कि राज्य के नागरिक समाज के कानूनों के अनुसार, राज्य के कानूनों के अनुसार, परिवार के कानूनों के अनुसार पहले अपने कर्तव्य को पूरा करें। कर्तव्य पालन कौटिल्य अर्थशास्त्र का एक महत्वपूर्ण पक्ष है। बिना कर्तव्य के, कौटिल्य कहता है कि बिना कर्तव्य के अधिकार मांगना यह राष्ट्र के, राज्य के हित के लिए ठीक नहीं है। कौटिल्य ने कहा कि दंड जो है राजा का आधार है। दंड राजा से ऊपर है, राजा दंड के अधीन है, और अगर राजा किसी प्रकार का गलत काम करता है तो दंड का भागी है। कौटिल्य तो यहां तक कहता है कि अगर राजा सुरक्षा नहीं कर सकता तो राजा को टैक्स लेने का अधिकार नहीं। सुरक्षा नहीं तो कर नहीं, यह सिद्धांत कौटिल्य अर्थशास्त्र का है। और यदि राजा सुरक्षा के बिना टैक्स लेता है तो उस राजा को विद्रोह का सामना करना पड़ता है। और यह विद्रोह सामान्य विद्रोह नहीं है, यह विद्रोह सशस्त्र विद्रोह है। राजा भी सशस्त्र, समाज भी सशस्त्र, दोनों सशस्त्र तत्वों के बीच में कर्तव्य एक महत्वपूर्ण कड़ी है। अगर राजा कर्तव्य करता है तो सशस्त्र क्रांति की संभावना कम है। अगर राजा केवल अधिकार का प्रयोग करता है तो उसके खिलाफ सशस्त्र आंदोलन हो सकता है। कौटिल्य राजा को दंड देने की भी बात करता है। जो नागरिक अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते, अपने अधिकारों की मांग करते हैं, उनको राजा को दंड देने का अधिकार है। दो प्रकार के दंड हैं, एक तीक्ष्ण दंड है और एक उदार दंड है। दंड दोनों है। तीक्ष्ण दंड मतलब कि कठोरतम दंड, उदार दंड का मतलब थोड़े बहुत दंड। इन दोनों दंडों का उपयोग राजा करता है। इसलिए कौटिल्य कहता है कि राजा का जो सबसे प्रमुख आभूषण है वह है विनय, परोपकार और कल्याण। इसके अतिरिक्त राजा का कोई स्वरूप नहीं है। समुचित शासन की योग्यता प्राप्त करने के लिए राजा को विनीत होना चाहिए, विनयपूर्ण होना चाहिए, सहृदय होना चाहिए। शासक या राजा में विनय किससे आती है? शुश्रूषा से आती है, श्रवण से आती है, ग्रहण से आती है, धारण करने से आती है, विज्ञान से आती है और विद्या से आती है। इतना गुण राजा में होना चाहिए। कौटिल्य कहता है कि राजा को प्रजारंजन बनने के लिए बड़ी तपस्या करनी पड़ती है। प्रजारंजन तभी राजा होगा जब वह तपस्वी होगा, निर्लिप्त होगा, परिवारवादी नहीं होगा, स्वार्थवादी नहीं होगा, अहंकारी नहीं होगा, पाखंडी नहीं होगा। ऐसा ही राजा प्रजानुरंजन राजा हो सकता है। कौटिल्य कहता है कि ऐसा राजा ही धर्म प्रवर्तक है। धर्म प्रवर्तक का मतलब कि समाज को धर्म के अनुसार स्थापित करने वाला राजा। यह जो धर्म प्रवर्तक शब्द है, इसका लोग अर्थ लगाते हैं कि राजा धर्म का निर्माण करता है। राजा धर्म का निर्माण नहीं करता, धर्म के अनुसार उसका प्रवर्तन करता है।
राजा धर्म का प्रवर्तन करता है। ये श्लोक महत्वपूर्ण। कौटिल्य कहते हैं चतुर्वर्णा श्रमस्यायम लोकस्याचार रक्षणात् नश्यताम सर्वधर्माणाम राजा धर्म प्रवर्तक। कर्तव्य पालन या धर्म पालन को जब नष्ट होने का खतरा होता है, समाज में नैतिकता के नष्ट होने का खतरा होता है, तब राजा धर्म का प्रवर्तक हो जाता है। यही से कौटिल्य की तुलना मैकियावेली से की जाती है। मैकियावेली क्या कहता है कि राजा जो नैतिकता को परिभाषित करे वही नैतिकता है, राजा जिस धर्म को परिभाषित करे वही धर्म है। कौटिल्य इसके विपरीत बात करता है। जब धर्म और नैतिकता और कर्तव्य समाज में अराजक स्थिति में पहुंच जाए, तब राजा को धर्म प्रवर्तक बनने का अधिकार है, अन्यथा राजा धर्म प्रवर्तक नहीं मानता। कौटिल्य कहता है कि राजा जनहितैषी है, राजा जनता का अभिभावक है, राजा जनता का नेतृत्व करता है, राजा जनता का शिक्षक है। आधुनिक काल में भी भारत में प्रधानमंत्री को सबसे बड़ा शिक्षक माना जाता है, क्योंकि प्रधानमंत्री देश के नागरिकों को शिक्षित करता है, उसको शिक्षा देता है, उसको प्रशिक्षित करता है। और यह भाव कौटिल्य अर्थशास्त्र में मिलता है। कौटिल्य कहता है कि जैसे एक पहिए की गाड़ी नहीं चल सकती, वैसे ही मंत्रिमंडल के बिना शासन नहीं चल सकता। यह लोकतंत्र है, मंत्रिमंडलीय शासन व्यवस्था है। राजा अकेले कुछ नहीं कर सकता, राजा मंत्रिमंडल के सहयोग से काम करता है, यह कौटिल्य कहता है। इसलिए कौटिल्य कहता है कि विद्या, बुद्धि, विश्वसनीयता, कुलशील संस्कार, सदाचार, निर्दोषता, दिनचर्या आदि गुणों की कसौटी पर मंत्रियों को भी कसना चाहिए और राजा को स्वयं इन कसौटी पर खरा उतरने का प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार कौटिल्य ने मंत्रिमंडलीय शासन व्यवस्था की भी बात की और मंत्रिमंडल की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल का जो मंत्र होता है, जो सलाह होता है, जो निर्णय होता है, वह गोपनीय होना चाहिए, उसका प्रकटन नहीं होना चाहिए। प्रकटन तब हो जब अच्छी तरह से निर्णित हो जाए, कसौटी पर खरा उतर जाए, तब उसका प्रसार करना चाहिए। कौटिल्य ने मंत्रिमंडल के कार्य बताए। पहला कार्य है राज्य की नीति या मंत्र के ऊपर मनन करना, राज्य की नीति पर मनन करना। दूसरा, उस नीति से परिणाम प्राप्त करना। तीसरा, कार्यों को क्रियान्वित करना। चौथा, न्याय और आय और व्यय से संबंधित कार्य करना और न्यायिक कार्य में भूमिका निभाना। पांचवा, सेना का नेतृत्व करना। छठा, शत्रु और वन की जनजाति शब्द है, शत्रु और वन की आदिवासी जनजातियों, समाज के पिछड़े, समाज के दलित, समाज के अंतिम पायदान पर खड़े लोगों को की रक्षा बलवानों से करना, यही मातसेना है। यह मंत्रिमंडल का महत्व है। शासन को बनाए रखना, कानून व्यवस्था को बनाए रखना, राष्ट्रीय पतन के विरुद्ध व्यवस्था करना। राष्ट्रीय पतन अगर हो रहा है, राष्ट्र में किसी प्रकार का पतन हो रहा है, तो मंत्रिमंडल उस पर निर्णय करता है। तो यह एक सुशासन या गुड गवर्नेंस का रूप है। आधुनिक समय में जिस गुड गवर्नेंस की बात की जाती है, कौटिल्य उसी गुड गवर्नेंस की बात करता है। कौटिल्य अर्थशास्त्र में राजा की नियुक्ति दो प्रकार से की गई। एक तो उत्तराधिकार के आधार पर राजा की नियुक्ति है और दूसरा चुनाव के द्वारा भी राजा की नियुक्ति है। दोनों स्तर पर राजा की नियुक्ति की बात कौटिल्य करता है। कौटिल्य ने अर्थव्यवस्था की भी बात की। एक श्लोक है, राजान मुत्तिष्ठा मान मनुतिष्ठन्ते, राजा मुत्तिष्ठा मान मनुतिष्ठन्ते भृत्या प्रमाद्यंत मनु प्रमाद्यंत इति। इसका मतलब है कि उद्यमहीनता का राज्य के लिए खतरा है, जिसको आज स्किल डेवलपमेंट कहते हैं, जिसको आज जो है प्रशिक्षित अब स्वावलंबी कहते हैं, उसको कौटिल्य कहता है कि उद्यमहीनता, समाज में उद्यमहीनता का भाव नहीं होना चाहिए। उद्यमहीनता मतलब हर व्यक्ति उद्यमी होना चाहिए।
रोजगार और बेरोजगारी की समस्या का यह समाधान कौटिल्य प्रस्तुत करता है कि अगर राष्ट्र में सभी व्यक्ति उद्यमशील हो जाए तो बेरोजगारी कहां से आएगी। अब उद्यमशील होने के लिए प्रशिक्षण की जरूरत पड़ेगी, शिक्षा की जरूरत पड़ेगी। कौटिल्य कहता है कि यह काम प्रशिक्षण देना, उद्यमशीलता का को आगे बढ़ाना, यह सीधा सीधा मंत्रिमंडल और राजा का दायित्व है। कोई नागरिक, समाज का कोई भी नागरिक क्या करे, उद्यमहीन न हो, इस बात पर राजा को विशेष ध्यान देना चाहिए। कौटिल्य ने कृषि पर विशेष जोर दिया, कहा कि कृषि राज्य का आधार है, कृषि से ही टैक्स मिलता है, इसलिए किसानों को किसी प्रकार का संकट न हो, इसका ध्यान राजा को करना चाहिए। किसी प्रकार का संकट किसानों को न हो, और किसानों के संकट को दूर करने के लिए राजा को उनके साथ मंथन, विचार विमर्श लगातार करते रहना चाहिए। आज किसान आंदोलन चल रहा है, सरकार उनसे लगातार बात कर रही है, उनके हित की रक्षा के लिए सचेष्ट है। कौटिल्य का राजा भी अपने राज्य में किसानों के संकट को दूर करने के लिए सचेष्ट दिखाई पड़ता है, और कौटिल्य उस बात को आगे बढ़ाने का काम करता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में व्यापार संरक्षण पर जोर है। व्यापार का संरक्षण होना चाहिए। व्यापार के बिना कोष का विकास नहीं होगा, कोष का विकास व्यापार से ही होगा। कौटिल्य ने भ्रष्टाचार को रोकने, व्यापारिक बेईमानी को रोकने, बलात्कार को रोकने, स्त्री के प्रति दुराचार को रोकने, बालकों के प्रति किसी प्रकार के अन्याय को रोकने, विधवाओं के किसी प्रकार के प्रताड़ना को रोकने, वृद्धों के सम्मान के लिए राजा सचेष्ट रहता है। यह लोक कल्याणकारी कार्य है। आधुनिक समय में भी राज्य का यही लोक कल्याणकारी कार्य है। स्त्री, विकलांग, दिव्यांग जिसको कहते हैं, वृद्ध, बालक बालिका, अपंग, गरीब आदि व्यक्तियों को संरक्षण देने का काम राजा को करना चाहिए, और यह संरक्षण देने का काम राजा करता है। जो व्यक्ति किसी का धन हरण कर ले, जो व्यक्ति किसी का धन छीन ले, किसी के साथ बेईमानी कर ले, ऐसे व्यक्ति को तुरंत न्यायिक प्रक्रिया के द्वारा दंड देने का अधिकार राजा को देता है। कौटिल्य राज्य में भ्रष्टाचार निरोधी अभियान के तहत अनेक सूत्र प्रतिपादित किए। भ्रष्टाचार मुक्त राज्य कौटिल्य के राजनीतिक व्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य है। भ्रष्टाचार मुक्त राज्य, नैतिकता युक्त राज्य, सुरक्षित राज्य, सुरक्षित जनमानस, यह कौटिल्य के राजा का उद्देश्य है। इसलिए कौटिल्य ने राजा को निर्देश दिया है कि कर्मचारियों के भ्रष्टाचार से, ग्राम प्रधानों के भ्रष्टाचार से, नगर जनपद के प्रधानों के भ्रष्टाचार से, सीमा रक्षकों के भ्रष्टाचार से, चोरों के भ्रष्टाचार से, हिंसक पशुओं के आतंक से और हिंसक व्यक्तियों के आतंक से समाज को निरापद बनाए, उसको सुरक्षित करने का बात करे। और दूसरा वो कहता है कि यदि विदेशी आतंकवादी, विदेशी षड्यंत्रकारी, विदेशी घुसपैठिए अगर राष्ट्र में घुसते हैं तो उनको दंड रूप से, कठिनतम दंड के रूप में राजा को व्यवहार करना चाहिए। उनके साथ किसी प्रकार का मुरव्वत नहीं करना चाहिए। यह सुशासन का एक महत्वपूर्ण रूप है। कौटिल्य कहता है कि राष्ट्रद्रोह सबसे बड़ा अपराध है, हत्या से बड़ा अपराध राष्ट्रद्रोह है, ऐसा कौटिल्य का कहना है। हत्या हो जाना दूसरी बात है, लेकिन राष्ट्रद्रोह करना हत्या से भी बड़ा अपराध है। दूसरी बात वो कहता है, बलात्कार राष्ट्रद्रोह से भी बड़ा अपराध है। ये देखिए अद्भुत बात, बलात्कार राष्ट्रद्रोह से भी बड़ा अपराध है। मतलब अंतिम जो अपराध की ऊंची सीढ़ी है वो बलात्कार है, दूसरे नंबर पर राष्ट्रद्रोह है।
इसका मतलब यह हुआ कि राष्ट्रद्रोह और बलात्कार दोनों राज्य के लिए घातक हैं, दोनों राज्य के लिए खतरे हैं। इन राज्य के खतरों से मुक्त होने की बात कौटिल्य करता है। कौटिल्य ने विदेश नीति का अद्भुत संचालन किया। कौटिल्य की विदेश नीति बहुत प्रसिद्ध है। विदेश नीति के संदर्भ में कौटिल्य ने राजा के लिए विजिगीषु शब्द का प्रयोग किया है, जिसका अर्थ है वह सदैव शत्रुओं पर विजय प्राप्त की अभिलाषा रखे और इस दृष्टि से सैन्य शक्ति का विकास करे। राज्य के योग, वृद्धि, क्षेम, सुरक्षा तथा विपत्ति में मनुष्य की भूमिका का चिंतन करके योगक्षेम की सिद्धि और विपत्ति के प्रतिकार का यत्न राजा को करना चाहिए। यह कौटिल्य का श्लोक है। कौटिल्य के अनुसार प्रतिस्पर्धी राजा से यदि अपने राज्य की सीमा मिलती है तो उसके शासक सहज शत्रु होते हैं और वह राज्य अरिमंडल होता है। जिसके साथ अपनी सीमा नहीं मिलती, यदि विरोध करते या करवाते हैं तो कृत्रिम शत्रु कहे जाते हैं। अरिमंडल से अलग राज्य के शासक सहज मित्र होते हैं और वह राज्य कृत्रिम मित्र होता है। मित्र मंडल से अलग राज्य अरिमित्र तथा उससे आगे का राज्य मित्र होता है। इसके विपरीत दिशा में अपने पीछे के राज्य क्रमशः पार्षणिक पीछे रहने वाला राज्य, आकृंद रोकने वाला राज्य, पार्षणिक सार और आक्रांत सार होते हैं। इन शब्दों के माध्यम से कौटिल्य ने अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था का रूप रखा। कौटिल्य कहता है कि शांति और युद्ध यह अंतरराष्ट्रीय राजनीति का आधार है। अंतरराष्ट्रीय राजनीति शांति और युद्ध के बिना कुछ नहीं चल सकता और उसी में संधि की प्रक्रिया होनी चाहिए। कौटिल्य स्पष्ट रूप से कहता है कि जिस राज्य की सीमा अपने राज्य से मिलती हो, प्रतिस्पर्धी राज्य से तथा जो भी दोनों के प्रति अनुग्रह विग्रह करने में समर्थ हो, वह मध्यम राज्य होता है। विग्रह करना, अनुग्रह करना, यह अंतरराष्ट्रीय राजनीति का विषय है। कौटिल्य ने युद्ध की विभिन्न प्रकार की परिभाषाएं दी। छल युद्ध की बात की, सशस्त्र युद्ध की बात की, कूटनीतिक युद्ध की बात की, मित्रात्मक युद्ध की बात कर दी। इस तरह की बात कौटिल्य का करके कौटिल्य अंतरराष्ट्रीय राजनीति को सांगोपांग वर्णन अपने आप में करता है। कौटिल्य की तुलना मैकियावेली से की जाती है। शासन कला और कूटनीति के क्षेत्र में कौटिल्य और मैकियावेली अपने देश में ही नहीं अपितु दुनिया में राजनीति में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। मैकियावेली का महान ग्रंथ द प्रिंस और कौटिल्य का अर्थशास्त्र संबंधित शासकों और राजनीतिज्ञों के लिए मार्गदर्शक ग्रंथ है। दोनों ने राज्य को सुदृढ़ बनाया। दोनों ने राज्य के विस्तार की बात की। मैकियावेली ने राजनीति को धर्म नैतिकता से पृथक रखा। कौटिल्य ने अपने राजनीतिक चिंतन में परंपरागत धर्म और नैतिकता को समुचित स्थान दिया। इसी अर्थ पर कौटिल्य और मैकियावेली पृथक हो जाते हैं। एंड ऑफ द एंड्स जस्टिफाइज द मीन्स, एंड्स जस्टिफाइज द मीन्स का सिद्धांत मैकियावेली करता है। साधन जो मीन्स को जस्टिफाई कर दे वही उद्देश्य ठीक है। कौटिल्य ऐसा नहीं करता है। कौटिल्य का मैकियावेली से तुलना करके कौटिल्य के कद को मैकियावेली के समान रखने का प्रयास किया जाता है। वस्तुतः कौटिल्य का अर्थशास्त्र मैकियावेली के प्रिंस की तुलना में ज्यादा व्यापक है, ज्यादा महत्वपूर्ण है और सुशासन की दृष्टि से ज्यादा आधुनिक है। कौटिल्य की तुलना अरस्तु से भी की जाती है, लेकिन अरस्तु के पहले कौटिल्य हुए और सेलिटोर ने द पॉलिटिकल थॉट इन एंशिएंट इंडिया नामक किताब में सेलिटोर ने कौटिल्य और अरस्तु की तुलना की। लेकिन यह भी तुलना बेमानी है। जबकि कौटिल्य ने राजनीति का निर्माण नहीं किया, अरस्तु अपने को राजनीति का निर्माण करता मानता है। दोनों में अंतर है। कौटिल्य कहता है कि हमने राजनीति का जो ग्रंथ लिखा वो परंपरागत है, सनातन है, पूर्व काल से व्यवहृत है। सेबाइन अपने को कहता है कि आई एम द पॉलिटिकल साइंटिस्ट, मैं ही राजनीति विज्ञानी हूं। दोनों में अंतर यह है। लेकिन कौटिल्य का संदर्भ अरस्तु से कई मानों में ऊपर है। अरस्तु ने संविधान के वर्गीकरण की बात की, कौटिल्य ने भी कानूनों के वर्गीकरण की बात की। इसलिए इस आधार पर दोनों को
एकजुट करने का प्रयास किया जाता है। जहां तक अधिकारों का संबंध है, अल्टेकर कहते हैं कि कौटिल्य का अधिकार कर्तव्य से मिला हुआ है, जबकि अरस्तु और मैकियावेली का अधिकार अंत में निरंकुश अधिकार के रूप में सामने आता है। तो कौटिल्य निरंकुश राजनीतिक व्यवस्था का समर्थन नहीं करता, नियंत्रित राजनीतिक व्यवस्था का समर्थन करता है। और नियंत्रित राजनीतिक व्यवस्था का समर्थन में वह धर्म और नैतिकता से परे नहीं जाता, वह धर्म, नैतिकता और समाज की पारिवारिक विधि के अनुसार कौटिल्य राजनीति की व्याख्या करता है। तो ये एक तरह से संक्षेप कौटिल्य के राजनीतिक व्यवस्था का संक्षेप हो गया। इससे आपका, हमको लगता है, काम चल जाएगा कि कौटिल्य की राजनीतिक व्यवस्था का क्या रूप है, क्या स्वरूप है। ये स्वरूप आपको समझ में आ जाएगा। अब मैं कौटिल्य के बाद जो नेक्स्ट चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा वह है शुक्र का राजनीतिक, जो आपके अध्याय में है। तो शुक्र की राजनीतिक व्यवस्था को पढ़ाने का प्रयास करूंगा। नमस्कार।